हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अजय पवार। तो हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 2 जो है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट हमने बना लिया है और उसमें हमने कवर किए थे 5 ईयर प्लान्स के जो गोल है वो वाला टॉपिक हमने उसमें कवर किया था। और जो मेन गोल्स थे वो है इक्विटी, सेल्फ रिलायंस, मॉडर्नाइजेशन एंड ग्रोथ। अगर आपको ये वाली वीडियो देखना है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सारी वीडियोज लाइन टू लाइन अपलोडेड है। सबसे पहले देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर, आज का हमारा टॉपिक है। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि जब कॉलोनियल रूल चल रहा था तब उन्होंने ना ही एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई ग्रोथ की, ना ही वहाँ पे कोई इक्विटी लेके आई। और पॉलिसी मेकर्स ने जो थे उन्होंने इस इशू को आइडेंटिफाई किया और उन्होंने सोचा कि हम इस इशू को रिसोल्व करते हैं। और उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स और HYV सीट्स को प्रमोशन की। सबसे पहले देखते हैं लैंड रिफॉर्म्स में उन्होंने क्या क्या किया। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द लैंड टर्नर सिस्टम वाज क्राइसिस बाय इंटरमीडिएरीज। तब इंडिपेंडेंस पे टाइम पे लैंड टर्नर सिस्टम चल रहा था। उस सिस्टम में क्या होता था, जो ब्रिटिशर्स थे वो जमींदार को अपॉइंट करते थे या जागीरदार को अपॉइंट करते थे। और वो क्या करते थे, जो एक्चुअल वर्कर्स होते थे जो लैंड पे काम करते थे उनसे रेंट को कलेक्ट करके और ब्रिटिशर्स के पास जाकर देते थे। तो जमींदार रेंट को कलेक्ट करते थे और एक्चुअल टीलर्स को, जो टीलर्स ऑफ द सोइल मतलब एक्चुअल वर्कर्स ऑफ द सोइल, उनके लिए उन्होंने कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया, अपने फार्म के ऊपर कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया जमींदार ने। और वो जो भी सारा रेंट बचता, मतलब वो एक्सेस अमाउंट में उनसे रेंट को लेते और जो भी परसेंटेज उनको देना होता वो जमा करा के जो भी उनके पास बचता वो अपने लग्जरीज के ऊपर उसको खर्च करते थे। लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर फोर्स इंडिया टू इम्पोर्ट फूड फ्रॉम द USA। अब इंडिया की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा लो थी। इसकी वजह से क्या होता था, जो एग्रीकल्चर सेक्टर था इंडिया का वो फोर्स करता था इंडिया को कि वो फूड को USA से इम्पोर्ट करे, क्योंकि फूड सफिशिएंसी हमारे पास इतनी नहीं थी। Equity in agriculture sector called for land reform which primarily referred to change in the ownership of land holding। अब जब एग्रीकल्चर सेक्टर में इक्विटी नहीं थी तो हमने सोचा कि लैंड रिफॉर्म्स को अडॉप्ट करते हैं। और उसमें मेन मोटिव क्या था कि जो ओनरशिप ऑफ लैंड है उसको चेंज करके जो जमींदार के पास एक्सेस लैंड है उसको जो स्मॉल स्मॉल फार्मर्स है उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। इंडिपेंडेंस के 1 साल बाद ही ये डिसीजन लिया गया कि हम इंटरमीडिएट्स को अबॉलिश कर देंगे और जो एक्चुअल वर्कर्स होते हैं उन्हीं को लैंड का मालिक बना देंगे। और इसका मेन आइडिया क्या था कि जो ओनरशिप अगर को लैंड की अगर हम एक्चुअल वर्कर्स को ट्रांसफर कर देंगे तो उन्हें एक टाइप ऑफ इंसेंटिव मिलेगा, उन्हें एक टाइप ऑफ मोटिवेशन मिलेगा ताकि वो अपने लैंड के ऊपर इन्वेस्ट करे। और अगर उनके पास कोई भी पैसा नहीं होता था तो गवर्नमेंट उसको कैपिटल देती थी ताकि वो अपने लैंड के ऊपर इन्वेस्ट करे और जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो और हम सेल्फ सफिशिएंट बन जाए। ये था लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। अब है लैंड सीलिंग, इंपॉर्टेंट पार्ट, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं यहाँ तक। लैंड सीलिंग वॉज अनदर पॉलिसी टू प्रमोट इक्विटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। लैंड सीलिंग एक और टाइप ऑफ पॉलिसी थी जिसकी वजह से हम इक्विटी को अचीव कर पा सकते थे एग्रीकल्चर सेक्टर में। यहाँ से इसकी डेफिनेशन है, दिस मीन फिक्सिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड विच कैन बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। लैंड सीलिंग का मतलब क्या है, फिक्स कर देते थे एक मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ लैंड जो एक आदमी ओन कर सकता था। द पर्पज ऑफ लैंड सीलिंग वॉज टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन अ फ्यू हैंड्स। अब इसका मेन मोटिव क्या था लैंड सीलिंग का, कि वो जो भी बड़े बड़े जमींदार होते थे उनके पास बड़ी बड़ी लैंड्स होती थी और बहुत बड़े एरिया में सिर्फ 2 या 3 ही जमींदार होते थे तो सारी लैंड उन्हीं के हाथ में होती थी। तो उनके जो हैंड्स में से लैंड को लेके और स्मॉल स्मॉल फार्मर्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देना, वही मेन मोटिव था लैंड सीलिंग का। The abolition of intermediaries meant that some 2 lakh tenors come into direct contact with the government। अब इंटरमीडिएरीज को अबोलिश करने का मेन मोटिव से क्या हुआ कि जो 2 लाख वर्कर्स थे वो गवर्नमेंट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के अंदर आए और गवर्नमेंट को उनकी हालत के बारे में पता चला कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या हो रहा है। दे वर दस फ्रीड फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेटेड बाय द जमींदार्स। अब जो वर्कर्स थे वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट गवर्नमेंट के आने से क्या हुआ, जो भी जमींदार उनको एक्सप्लॉयट कर देते वो सारा हट चुका था। अब जो ओनरशिप है वो सीधा वर्कर्स के हाथ में आ गई थी और उन्हें एक टाइप्स ऑफ मोटिवेशन मिल गई थी कि वो आउटपुट को इंक्रीज करे, एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ करे। However, the goal of equity was not fully served by abolition of intermediaries। अब जो इक्विटी का जो गोल था वो सिर्फ इंटरमीडिएरीज को हटाने तक ही वो कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी आए। In some areas of the former zamindars continue to own large amount of land by making use of some loopholes in the legislation। तो क्या हो रहा था, जो बड़े बड़े जमींदार थे जिनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थे बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, तो उन्होंने क्या किया कि लेजिस्लेशन में लूप होल्स बना के और जो बड़ी बड़ी लैंड्स के हिस्से थे वो सिर्फ अपने नाम ही करते थे और उनके ऊपर कोई कार्रवाई करने वाला नहीं था।
They were there were cases where tenants were evicted and the land owners claimed to be self-explanatory, self cultivator, सॉरी। तो क्या हो रहा था, हमें ऐसे केसेस भी देखने को मिल रहे थे कि वैसे तो वर्कर्स ही काम करते थे उस लैंड पे, पर जब बड़े बड़े ऑफिसर्स आते जो लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो उनको क्या कहते हैं कि हम ही सेल्फ कल्टीवेट करते हैं एक्चुअल लैंड को, हम ही एक्चुअल टिलर्स हैं। तो वो क्लेमिंग ओनरशिप ऑफ लैंड एंड देन इवन व्हेन द टिलर्स गेट ओनरशिप ऑफ लैंड, तो वो क्लेम करते थे कि जो लैंड है वो हमारी ही है और हमें ही मिल जाए। और अगर कोई भी टिलर्स को या फिर वर्कर को लैंड मिल भी जाती थी, तो वो क्या करते थे, वो पुअर थे बहुत ज्यादा, उनके पास ना ही टेक्नोलॉजी थी, ना इंफॉर्मेशन थी और ना ही कैपिटल थी, ताकि वो अपने लैंड को डेवलप कर सके। और मेन मोटिव ही था डेवलपमेंट ऑफ लैंड, जो कि लैंड रिफॉर्म का बेनिफिट वो नहीं ले पाए। द लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन ऑल्सो फेस हर्डल्स, जो लेजिस्लेशन था जो लैंड सीलिंग कर रहा था उसको बहुत ज्यादा हर्डल्स फेस करने को मिले। द बिग लैंडलॉर्ड्स चैलेंज द लेजिस्लेशन इन द कोर्ट, और जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे वो लेजिस्लेशन को चैलेंज कर रहे थे कोर्ट में कि जो लैंड है वो हमारी है, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, लैंड सीलिंग की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके डिले हो रहा था। और जो ये डिले टाइम में जो भी हो रहा था, वो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स क्या कर रहे थे, जो भी अपने एक्सेस लैंड है वो अपने क्लोजली रिलेटिव के नाम करा देते थे। और जब भी लेजिस्लेशन की कार्रवाई उनके ऊपर हो जाती और प्रूफ हो जाता कि उनके पास थोड़ी सी लैंड है, तो वो क्या करते थे, उस टाइम पीरियड के बाद वो जो रिलेटिव्स के पास लैंड है वो अपने नाम दोबारा से करवा लेते थे। द लेजिस्लेशन ऑल्सो हैड अ लूप होल विच वर एक्सप्लॉइटेड बाय द बिग लैंड लैंड होल्डर्स टू रिटेन देयर लैंड्स। अब लेजिस्लेशन में इतने ज्यादा लूप होल्स हो गए थे, इतना ज्यादा करप्शन हो गया था कि जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे वो अभी भी बड़े बड़े साइज ऑफ लैंड अपने नाम किए हुए थे। अब लैंड रिफॉर्म कहाँ कहाँ पर फेमस हुआ, ज्यादा सक्सेसफुल रहा, केरला और वेस्ट बंगाल में जो लैंड रिफॉर्म है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्मा क्वेश्चन। तो ये इन दोनों, केरला और वेस्ट बंगाल में जो लैंड रिफॉर्म्स है वो ज्यादा सक्सेसफुल रहा, क्यों? क्योंकि कमिटमेंट किया एक स्ट्रांगली तरीके से, उसको आगे लेकर गए, जिसकी वजह से क्या हो गया, जो जमींदार थे वो एबोलिश हो गए और जो लैंड सीलिंग सिस्टम था, लैंड रिफॉर्म सिस्टम था, वो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो पाया। बट अनफॉर्चुनेटली जो अदर स्टेट्स थी इंडिया में, वहाँ पे लो लेवल ऑफ कमिटमेंट था और वो अपना स्ट्रांगली इतना अच्छा काम नहीं कर रहे थे दूसरे स्टेट्स की गवर्नमेंट, जिसकी वजह से क्या हो गया, आज भी जो लैंड होल्डिंग है वो अभी भी अनइक्वल चल रही है दीज डेज। आजकल के दिनों में आप अपने नेबर में भी देख सकते हैं, कुछ कुछ बहुत ज्यादा रिच पर्सन्स है, कुछ बहुत ज्यादा लैंडलॉर्ड्स हैं जो जिनके पास बड़ी बड़ी लैंड्स है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनके पास बहुत स्मॉल स्मॉल लैंड है। तो ये था इस वाले टॉपिक में। और जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो हम नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कोई भी डाउट है कमेंट में डाल दीजिए, मैं आपका क्वेश्चंस के आंसर देने की जरूर कोशिश करूंगा। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।